नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये कोर्स हम UGC NTA नेट पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इसमें हम दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। इस कोर्स की आज कक्षा संख्या 34 है। तो इस नई कक्षा को शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं जो हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था। पिछली कक्षा में शब्द संरचना के ऊपर जो हमारी चर्चा शुरू हुई थी उसी को हमने आगे बढ़ाया था। शब्दों का वर्गीकरण हम देख रहे थे और उसी वर्गीकरण में हमने पहले उत्पत्ति की दृष्टि से जो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द थे उसमें विदेशज शब्द को देखा था कि कौन कौन सी भाषाओं के शब्द हैं। उसमें कामता प्रसाद गुरु का वर्गीकरण था जो उन्होंने तैयार किया था। विदेशज शब्दों की एक सूची थी कामता प्रसाद गुरु द्वारा निर्मित, उसको हमने देखा था। इम्पोर्टेंट है वो, उसको याद रखना होगा आपको। और उसके बाद हमने दूसरा अपना जो है निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण, इसको समझ लिया था कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 तरह के शब्द होते हैं। इस दृष्टि से रूढ़ वैसे होते हैं कि अगर इनको तोड़ोगे तो कोई वैसा अर्थ नहीं निकलेगा कि अलग अलग तोड़ने पे कुछ आपको उनको जस्टिफाई करने वाला कि हाँ ये 2 शब्द से बना इसलिए इसका कुछ अर्थ निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंगल शब्द होते हैं ये और इनका विखंडन नहीं कर सकते। विखंडन करोगे भी तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ये विशेष अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं इसलिए इनको रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक 2 शब्दों से मिलकर और योग रूढ़ मतलब यौगिक तो है लेकिन किसी खास अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया था। तो इसमें जो कुछ पॉइंट हैं वो देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो इसको इस तरह से लिख लो, निर्माण या गठन कह सकते हो, बनावट की दृष्टि से शब्द कौन कौन से हो गए? तो इसमें 3 हो गए। ठीक है, एक तो रूढ़, फिर यौगिक और तीसरा अपना योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ यही है ध्वनियों को अलग करने पर कोई अर्थ नहीं। अर्थ विशेष के लिए रूढ़ हो चुके हैं। ठीक है, ये अर्थ विशेष के लिए रूढ़ हो चुके हैं। जैसे अब पेट कहोगे तो पेट से आपको पता चल गया किसके बारे में बात हो रही है। ये फिक्स हो गया कि शरीर के इस हिस्से को हम पेट कहते हैं, इसके लिए रूढ़ हो चुका है। और पेट को अगर तोड़ोगे पे ट तो ऐसे करके कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, यानी कि इसके ध्वनि को तोड़ोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कलम, ठीक है, घड़ी, सांस, ठीक है, भोजन,
तो ये सब ऐसे है ना कि ये खास अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं और इनको तोड़ के आप कोई ना अर्थ नहीं निकाल पाओगे, ऐसा कोई अर्थ आप नहीं निकाल पाओगे। तो ये हो गया रूढ़। यौगिक क्या है कि दो ध्वनियों से मिलकर बने हैं और इनको तोड़ोगे तो अर्थ भी निकलेगा। दो रूढ़ ध्वनियों से मिलकर बने हुए शब्द क्या कहे जाएंगे? यौगिक शब्द। यानी कि ध्वनियों को अलग करने पर सार्थक शब्द मिलेंगे। जैसे मैंने कल भी एग्जाम्पल में आपको बताया था, जैसे अगर विद्यालय कहते हो, इसमें देख रहे हो ना कि विद्या है और आलय है। तो अब ये विद्या और आलय ये दो रूढ़ शब्द हैं, इनको मिलाने से विद्यालय बना, जिसका अर्थ होता है विद्या घर, जहाँ लड़के पढ़ते हैं, लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं, तो विद्यालय हो गया। इसी तरह रसोई घर, रसोई और घर इनको तोड़ोगे तो पता चल जाएगा कि रसोई घर। ऐसे ही बैलगाड़ी, ऐसी गाड़ी जिसको बैल खींच रहे हैं, बैल प्लस गाड़ी। तो इस तरह से ये यौगिक शब्द होते हैं, इनको आप तोड़ सकते हो, तोड़ोगे तो अर्थ भी निकल जाएगा। ठीक है। अब योग रूढ़ क्या होता है? यौगिक भी है प्लस रूढ़ भी है, नाम से आपको पता चल रहा है ना, यौगिक भी है प्लस रूढ़ भी है। मतलब यौगिक शब्द होते हुए भी शब्द होते हुए भी किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए रूढ़ हो चुके हैं। ठीक है। जैसे सबसे फेमस उदाहरण जो बचपन से हम सुनते आए हैं, पंकज। अब पंकज को तोड़ोगे तो पंख प्लस जा माने पांकी, पांकी पंख पांकी जो बोलते हैं ना, कीचड़, कीचड़ में जन्मा हुआ है। तो कीचड़ में जन्मा हुआ बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, कीचड़ में कीड़े भी रहते हैं, दूसरे भी फूल पत्तियाँ लगती हैं, लेकिन पंकज हम बोलते किसको हैं? बस कमल को ही, और किसी के लिए प्रयोग नहीं होता। ऐसे ही अगर बोलोगे आप लंबोदर, तो लंबा उदर जो भी हो सबको लंबोदर बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम केवल गणेश जी के लिए लंबोदर शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसी तरह नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, तो ऐसे तो चलो वैसे भी नीला कंठ शिव जी का ही है, शायद ही और किसी का नीला कंठ हो, लेकिन एक क्षण के लिए मान लो कि अगर किसी का नीला कंठ हो भी जाए तब भी उसको नीलकंठ हम नहीं बोलेंगे। नीलकंठ बस केवल भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हो गया नीलकंठ। तो ये अपने हो गए रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तीन तरह के शब्द हो गए। किसकी दृष्टि से? निर्माण या गठन की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं।
अब अगला जो है प्रयोग, प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से कि जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो वो प्रयोग किस किस तरह से होता है। इसका वर्गीकरण ऐसे है कि कुछ शब्द होते हैं जो कि बिल्कुल सामान्य होते हैं, आप उसको प्रयोग करते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, आम जन की भाषा में, और उसके लिए अगर कुछ उसका पर्यायवाची शब्द है ना तो वो भी बोल सकते हो, उससे कोई इशू नहीं आएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने वो शब्द बोल दिया तो वहीं निश्चित हो गया, वहीं वस्तुनिष्ठ हो गया, इसकी जगह कोई दूसरा शब्द यूज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। वो सामान्य शब्द होते हैं। जैसे आप कहीं बोल रहे हो कि मैंने किताब पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी बोलोगे तो चलेगा, ठीक है, रोज आम जन की बोलचाल की भाषा वाला शब्द, वो सामान्य शब्द हो गए। एक होते हैं पारिभाषिक शब्द, कि आप पारिभाषिक शब्द जहाँ जो शब्द है वहीं प्रयोग करोगे। ये स्पेस कहाँ ज़्यादा होता है, जो अपने विषय होते हैं, अलग अलग विषय, जैसे भौतिकी के जो शब्द हो गए, भूगोल के जो शब्द हो गए। अब भूगोल में अक्षांश है, देशांतर है। अब अक्षांश के लिए कोई अलग शब्द आप नहीं लाओगे, देशांतर के लिए कोई अलग शब्द नहीं लाओगे। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, आपको पता ही क्या चीज़ है। अब वहाँ देशांतर का अर्थ कुछ भी नहीं लगा दोगे, देश प्लस अंतर, देशों का अंतर, ऐसा नहीं। आपको पता है कि देशांतर रेखा है भूगोल में, उसका एक निश्चित अर्थ है, ठीक है। तो वो सब पारिभाषिक शब्द होते हैं। वैसे ही जैसे कोर्ट के लिए, कोर्ट का जो पारिभाषिक शब्द होगा, जैसे न्यायाधीश है, तो न्यायाधीश आप जानते हो किसको बोलते हैं, उसको आप पंच नहीं बोल दोगे। गाँव में जो पंच होते हैं तो ऐसा नहीं कि उसके जब पंच प्रयोग कर दोगे, वो पता है कि न्यायाधीश ही यूज होगा। बजट शब्द अगर आप पढ़ रहे हो अर्थशास्त्र, तो उसमें बजट शब्द क्या है, उसका एक निश्चित अर्थ है, वस्तुनिष्ठ अर्थ है, उसी जगह कोई दूसरा शब्द आप नहीं प्रयोग कर दोगे। तो ऐसे शब्द जो मतलब किसी विषय विशेष में प्रयोग हो रहे हैं और उनका एक निश्चित अर्थ है, वस्तुनिष्ठ अर्थ है, उसकी जगह कोई दूसरा शब्द आप नहीं प्रयोग कर सकते, वैसे शब्द पारिभाषिक कहे जाते हैं। और तीसरा वर्ग है अर्ध पारिभाषिक, मतलब कभी तो पारिभाषिक बन जाएंगे, कभी सामान्य भाषा में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे कि रस, रस शब्द ऐसे देखोगे तो हिंदी में अपना रस एक अलग संप्रदाय है, एक बहुत बड़ा विषय है। और अगर नॉर्मल में देखोगे तो वैसे भी किसी कोई चीज़ को करने में अच्छा लगे तो उसमें हमें रस मिल रहा है। कोई क्रिकेट मैच दिख रहा है तो उसको उसी में रस मिल रहा है, ठीक है। तो एक समान रस भी हो गया, समान शब्द में भी, लेकिन उसका एक विषय विशेष में भी वो एक अर्थ रखता है जहाँ उसका एक निश्चित अर्थ है। ऐसे ही मांग, अगर अर्थशास्त्र की बात करोगे तो मांग एक निश्चित शब्द है, उसका एक निश्चित अर्थ है। लेकिन अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करोगे तो मांग, ये सर कोई जो औरतें मांग भरती हैं तो वही मांग हो गया, कोई चीज़ मांगना वो भी मांग हो गया, ठीक है। और मांग की जगह आप दूसरा शब्द यूज करते हो सामान्य बोलचाल की भाषा में, लेकिन अर्थशास्त्र में मांग की जगह मांग ही यूज होगा, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द हैं कुछ कि मतलब पारिभाषिक भी हैं और सामान्य शब्द की तरह व्यवहार भी किए जाते हैं, तो वैसे अर्ध पारिभाषिक। तो इस तरह से अगर आप बात करेंगे कि प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से तो 3 तरह के शब्द होते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। दृष्टि से शब्द कौन कौन से हैं? एक तो हो गए सामान्य शब्द, ठीक है। उसके बाद पारिभाषिक, पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक, परिभाषिक। एक बार मैं इसको देखता हूँ, मैं किसी से वर्तनी तो गलत नहीं लिख रहा हूँ, पारिभाषिक या सही लिखा हमने, पारिभाषिक ही है। उसके बाद अर्ध पारिभाषिक, अर्ध पारिभाषिक
शब्द, ठीक है। तो सामान्य शब्द क्या होते हैं, ये मतलब वही है कि सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त, ठीक है। व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त कोई निश्चित या वस्तुनिष्ठ प्रयोग नहीं। मैं आपको थोड़ा वस्तुनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ और क्या बोलते हैं, विषयनिष्ठ, ठीक है ना। मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो इसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ, विषयनिष्ठ। इसका एक बार मीनिंग समझा देता हूँ। देखो, वैसे भी देखो, आप एग्जाम में देखते हो ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में होता क्या है, 4 ऑप्शंस रहते हैं और उनमें से कोई एक ही सही होगा, होता है ना कि 4 ऑप्शंस हैं उसमें कोई एक ही सही होगा। और सब्जेक्टिव में क्या हो जाता है कि आप अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हो, लिख सकते हो, थोड़ा विस्तार में लिख सकते हो, तो उसका कोई एक अर्थ नहीं होगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है। वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ प्रयोग मतलब केवल यही शब्द प्रयोग है ऐसा नहीं होता है सामान्य शब्द में, ठीक है। तो यही कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रयोग मतलब केवल वही चीज़ प्रयोग होगा ऐसा नहीं होता है सामान्य शब्द में। क्यों? क्योंकि ये सामान्य शब्द होते हैं। आप कहीं किताब बोल रहे हो, वहाँ पुस्तक बोल दोगे तो कोई बड़ा इशू नहीं हो जाएगा, उसका पर्यायवाची शब्द यूज कर दोगे तो, ठीक है। और ये बहुत ही सामान्य है, कभी किसी सेंटेंस में अलग हो जाएंगे, किसी दूसरे वाले में अलग हो जाएंगे। जैसे अगर मान लो आपने बोला कि मेरी आय इतनी है, ठीक है, उसकी जगह आप बोल दो कि मेरी आमदनी इतनी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन वही अगर अर्थशास्त्र की आय की बात करेंगे ना, आय व्यय जो पढ़ना होता है, तो वहाँ आप आय की जगह आमदनी नहीं बोल दोगे। वहाँ जो परिभाषिक शब्द आय है वहाँ वो आय ही रहेगा, उसका आमदनी करके उसका परिभाषा नहीं पढ़ोगे आप, क्योंकि वहाँ का परिभाषिक शब्द है, ठीक है। तो यही है कि कोई निश्चित या वस्तुनिष्ठ प्रयोग नहीं है कि वो जो प्रयोग कर दिया बस वही है, दूसरा प्रयोग हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के सामान्य शब्द जितने भी हैं, जैसे बोलना, बोलना, पुस्तक, बात, चांद इत्यादि जितने भी समान शब्द हैं ये सब आ जाएंगे इस वर्ग में, ठीक है। अब उसके बाद आपका पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं? इनका निश्चित व वस्तुनिष्ठ प्रयोग होता है, ठीक है। हर विषय का हर विषय के पारिभाषिक शब्द होते हैं, हर विषय के पारिभाषिक शब्द होते हैं। अब जैसे आप भूगोल पढ़ रहे हो तो वहाँ जैसे भूगोल के कुछ शब्द हो गए, मान लो अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया, तो ये आपको पता है कि ये भूगोल के कुछ पारिभाषिक शब्द हैं और इनका सामान्य प्रयोग नहीं होता, ये विषय विशेष में ही प्रयोग होते हैं। उसका जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो रसायन पढ़ रहे हो, रसायन में आपका आ गया
आयनीकृत, आयोनाइज्ड। तो आपको पता है कि रसायन में इसका क्या अर्थ है, और ये जनरली रसायन में ही प्रयोग होता है। आप अगर लॉ के बारे में पढ़ रहे हो तो वहाँ मान लो एक शब्द है न्यायाधीश, तो आपको पता है न्यायाधीश क्या होते हैं, ठीक है, उसका क्या मीनिंग है। तो हर विषय का ना अपना अपना, दर्शन का है उसकी शब्दावली अलग है, अगर आप कोई और सब जैसे इतिहास पढ़ते हो उसकी शब्दावली अलग है, ठीक है, भूगोल इसी तरह, अगर आप राजनीति शास्त्र पढ़ते हो तो उसकी अपनी एक पारिभाषिक शब्दावली है। तो वो सब शब्द होते हैं जो पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। हर विषय विशेष के अपने अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं, उनका समान शब्द की तरह प्रयोग आप नहीं कर सकते। अब अर्थशास्त्र पढ़ोगे वहाँ बजट आएगा, तो आपको पता है कि वहाँ बजट एक खास शब्द है, पारिभाषिक शब्द है अर्थशास्त्र का। तो इस तरह से अपना पारिभाषिक हो गया। और अर्ध पारिभाषिक क्या होता है कि ये कभी कभी सामान्य शब्द तो कभी पारिभाषिक शब्द की तरह प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको रस, रस का समान अर्थ भी हो जाएगा, और हिंदी साहित्य में तो रस है ही अलग एक पारिभाषिक शब्द। ऐसे ही बल बोलोगे तो फिजिक्स का बल अलग है, वैसे सामान्य शब्द में बल नॉर्मल यूज भी होता है कि अभी ज़्यादा बल मत लगाओ, ठीक है, उस तरह से। मांग, ठीक है, ऊर्जा सामान्य शब्द भी है और भौतिकी में एक पारिभाषिक शब्द भी है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, कि जो दोनों तरह से प्रयोग होते हैं, वो अर्ध पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया वर्गीकरण प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से, यानी कि कैसे कैसे शब्दों का किस तरह से प्रयोग होता है। तो या तो सामान्य होगा या फिर पारिभाषिक होगा, नहीं तो अर्ध पारिभाषिक होगा। इन्हीं तीन तरह से ये प्रयोग किए जाते हैं कोई भी शब्द। तो अपना ये वर्गीकरण हो गया प्रयोग के संदर्भ की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। अब एक हमारा अंतिम वर्गीकरण बचा रूप के प्रयोग, यानी कि जो शब्द होते हैं वो किस तरह वाक्यों में अपना रूप बदलते हैं, उस दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगला है रूप के प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। कि रूप के प्रयोग यानी कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो रहा है ना, तो कुछ शब्द ऐसे जो अपना रूप बदल लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके रूप नहीं बदलते हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो। तो उस आधार पर शब्द को कैसे कैसे विभाजित किया गया है, तो इसमें दो वर्ग बन जाते हैं, ठीक है। एक तो हो गया विकारी शब्द और दूसरा
अविकारी शब्द। देखो, विकार उत्पन्न होना मतलब उसमें कुछ कुछ परिवर्तन हो जाना, अविकार कि ये कोई परिवर्तन इनमें नहीं होगा। तो इनके नाम से ही मतलब इनका अर्थ स्पष्ट है कि किस अर्थ में ये प्रयोग होंगे। तो विकारी शब्द कि वाक्य में विभिन्न परिस्थितियों में इन शब्दों के रूप बदल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द हो गए विकारी शब्द। अविकारी शब्द कि किसी भी परिस्थिति में इनका रूप नहीं बदलता। तो ये कौन से हैं? अविकारी शब्द। तो अब देखो ये कैसे बटे हैं, जो हमने इंग्लिश में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बचपन से पढ़ते आए ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वही है ये। तो ऊपर के 4 विकारी होते हैं और बाद के 4 अविकारी, यानी हिंदी के हिसाब से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों आएंगे विकारी में, क्योंकि ये रूप इनका बदलता है। मैं बताऊंगा आपको कैसे। और अविकारी में क्रिया विशेषण, ठीक है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो अंतिम के 4 आएंगे अविकारी में और शुरू के 4 आएंगे विकारी में। तो इनको हम कल देखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, जो भी हिंदी में इंटरेस्टेड लोग हैं उन तक पहुंचाइए। और दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही तैयारी करते रहिए हमारे साथ। हम निश्चित ही एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, आप और हम मिलकर। रोज़ जुड़े रहिए इस कक्षा के साथ। जिस दिन अगर कुछ कक्षाएँ कोई नहीं अपलोड की जा रही है तो पीछे की जो कक्षाएँ हैं उनको रिवाइज करते रहिए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।